प्रेमिका ने ये कहा कि अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए भी उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ। और इन सभी केसेस में जो एसिड अटैक के विक्टिम्स हैं, उसमें से 90% विक्टिम्स भला की खूबसूरत थी। यानी ये माना गया कि ये खूबसूरती जो पैमाना है, इसको ही नष्ट कर दिया जाए। तो आज इन्हीं तरह के मुद्दों पर हम बात करेंगे। पिछली बार हमने स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें की कि स्वास्थ्य से रिलेटेड कौन कौन सी बातें बहुत जरूरी हैं और जो हमें देखना है सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर। इसलिए आज हमें जानना है कि जेंडर आधारित हिंसा क्या है। क्या हिंसा ऐसी भी होती है जो जेंडर आधारित हो? जेंडर आधारित हिंसाओं की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? इसके कौन कौन से रूप हैं? क्या स्तर है? ठीक इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि यौन अपराध कितने प्रकार के हो सकते हैं और किन किन जगहों पर होते हैं। क्या दहेज के कारण भी स्त्रियों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनका उत्पीड़न होता है और यहाँ तक कि उनकी मौतें भी हुई हैं। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि घरेलू हिंसा क्या है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी हमारे समाज के 90% लोग और तकरीबन 75% औरतें घरेलू हिंसा को हिंसा मानती ही नहीं है। मसलन पति और पत्नी के बीच कोई बहस हुई, पति ने 2 थप्पड़ रसीद कर दिए। अब अगर ये बात हम कहे कि ये एक प्रकार की हिंसा है, तो संभवतः बहुत सी औरतें हंसने लगेंगी, अब इसमें हिंसा क्या है। इसके बाद से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मानव तस्करी होती है। देखिए, मानव तस्करी का एक विराट स्वरूप है जो पूर्व में पुरुषों के साथ भी ये हुआ करता था, गुलामों के रूप में या काम करने वालों के रूप में। जैसे आपको पता होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल का जो इलाका है, वहां से बहुत सारे मजदूर त्रिनिदाद टोबैगो, मॉरिशस, सूरीनाम आदि जगहों पर गए और वो सब उन्हीं जगहों में बसे हुए हैं, चाहे वो गन्ने की खेती के लिए गए हो या नील की खेती के लिए गए हो। लेकिन आज मानव तस्करी का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा, 90% से ऊपर हिस्सा अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्त्रियों के साथ है। तो इसको भी देखने की कोशिश करेंगे और यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या जिसे हम जो पिछली बार हमने बात किया था गर्भपात की समस्या, तो क्या हम पेट में पल रहे शिशु को जीव मानते हैं या नहीं मानते। जो पेट में पल रहा शिशु है, क्या उसको जीवन की श्रेणी में रखते हैं या नहीं रखते। और अगर हम उसे जीव मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि वो इंसान है, तो फिर हमें ये समझ में आता है कि हमने उसके साथ भी अपराध किया और उसके साथ भी हिंसा हुई है। अब जानना है कि GBV क्या है। G फॉर जेंडर, B फॉर बेस्ट और V फॉर वायोलेंस। जेंडर बेस्ड वायोलेंस क्या है। अब ये भी जानने की जरूरत है कि हिंसा क्या शरीर को प्रताड़ित करना, शरीर को नुकसान पहुंचाना या शरीर को चोट पहुंचाना ही हिंसा की श्रेणी में आता है, या मानसिक हिंसा जैसी भी कोई चीज होती है। हमें ध्यान देना होगा कि आत्महत्या जैसी जो श्रेणियां हैं, वो आत्महत्या की श्रेणियां उस स्तर पर तभी पहुंचती हैं जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से हार जाता है या मानसिक रूप से परेशान होता है। तो यदि मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति आत्महत्या को स्वीकार करता है, तो इसका तात्पर्य ये है कि मानसिक हिंसा भी मृत्यु का कारण बन सकती है। इसलिए शरीर के साथ साथ मन को भी चोट पहुंचाए जाने को हम मानसिक हिंसा के रूप में उसे गिनेंगे। मानसिक हिंसा को ये समझना होगा कि इसमें एक झीना पर्दा है कि मानसिक रूप से परेशान होना और मानसिक रूप से पीड़ित होना, ये 2 अलग अलग बातें हैं।
अब आप परेशानी को ये नहीं कह सकते कि मुझे मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाई गई है या मुझे इस तरह से ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि मैं हमेशा रोती रहूं या परेशान रहूं। नहीं, मानसिक पीड़ा वो है जिससे कोई व्यक्ति अपने जीवन की क्षणभंगुरता यानी अपने जीवन के नष्ट होने के विषय में सोचना शुरू कर देता है। वहां से हम ये मानते हैं कि उस व्यक्ति के साथ मानसिक पीड़ा हो रही है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं? हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि जब महिलाओं की गरिमा, उनकी सुरक्षा, उनकी यौनिकता, उनकी प्रजनन क्षमता तथा उनके शरीर पर उनके नियंत्रण की जो स्वायत्तता है, इसको जब प्रभावित किया जाता है तो हम उसे हिंसा की श्रेणी में रखते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, महिलाओं की गरिमा, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके समाज में जो आपकी वस्तु स्थिति है उस वस्तु स्थिति को ठेस पहुंचाना, आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाना, आपकी सुरक्षा अगर खतरे में आ जाए, आपकी यौनिकता की समस्या, जो यौनिकता से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, यौनिकता से जुड़ी हुई जितनी हिंसाएं हैं, प्रताड़ना है, प्रजनन क्षमता अगर उसको ठेस पहुंचाया जाता है या उसको आघात पहुंचाया जाता है, जो पिछली बार हम बात कर चुके थे कि जबरन ऐसी कोशिश की जाती है कि स्त्री जो है वो गर्भपात करे और उसके शरीर पर उसके नियंत्रण की जो स्वतंत्रता है स्त्री ना कह सके, वो अगर छिन जाए तो इन सभी स्थितियों को हम हिंसा की श्रेणी में रखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सभी स्थितियां जो है हिंसा की श्रेणी में आती हैं। अब ये है कि अगर भारत जैसे देश में, भारत जैसे देश में बिछावन पे अगर पति और पत्नी है तो ऐसा ये माना जाता है कि पति जब चाहे जो चाहे जिस प्रकार कर सकता है, और अगर आप अपनी सासू माँ से या किसी बूढ़ी औरत से या किसी समाज के बड़े से इसको एक आधार बनाकर बात करती हैं तो वो आपके ऊपर हंसेगी या हंसेगा और कहेगा कि तुम पागल हो चुकी हो। ये सामान्य है और ये स्त्री का कर्तव्य है। लेकिन ध्यान दीजिए कि जिस भारत में इस तरह की सांस्कृतिक मानसिकता है उसी भारत में यह तय कर दिया गया है कि वीमेन कैन से नो एंड नो मीन्स नो। आगे चल के हम मिथक की बात करेंगे, जो भारतीय संस्कृति में कहा गया कि वीमेन सेड नो इट मीन्स यस। तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो अगर ये अधिकार स्त्रियों से छिन जाए तो समझिए कि वो उनके साथ हिंसा की स्थिति पैदा हो गई है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जेंडर आधारित हिंसाओं की क्या क्या श्रेणियां हो सकती हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो परिवार में होने वाली हिंसा है, जिसमें यौन दुर्व्यवहार, जिसमें दहेज के कारण हुई हिंसा, जिसमें बलात्कार, परिवार के सदस्यों के साथ गलत व्यवहार, सम्मान की रक्षा के कारण अपराध, ठीक है, गर्भपात की समस्या, कन्या भ्रूण हत्या की समस्या, ठीक है। और इसके साथ अब मैं जो जरूरी बात कह रहा हूं, कई सारी संस्कृतियों में महिलाओं के यौनांग छेदन की जो बात होती है, अब आप इसको समझिए, तथा अन्य प्रथाओं में समलैंगिक स्त्रियों या द्विलिंगी या किन्नर लोगों के संदर्भ में जो बातें अपनाई जाती हैं, इन सभी को हम हिंसा कहते हैं। कुछ हिंसाएं तो आपने समझ ली, लेकिन कुछ हिंसाओं को आपको समझना होगा। हमारे देश में बहुत सारी, इस देश नहीं पूरे विश्व में बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां हैं, ऐसे धर्म हैं जहां पर छोटी बच्चियों के साथ यौन आधारित हिंसा हुआ करता है। अब इसको रिचुअल बना दिया गया, इसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया। जैसे एक तबका है मुसलमानों में जहां छोटे बच्चों का खतना होता है। अब ये खतना उनसे पूछ कर नहीं होता और इसको धर्म का हिस्सा बना दिया जाता है।
इसको माना जाता है कि ये धर्म का हिस्सा है और ये रिचुअल है और ये उसके साथ होना चाहिए। जबकि अगर वही लड़का बड़ा हो या वयस्क हो तो क्या हम उसके साथ ऐसा कर सकते हैं? उससे पूछने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि वो लड़का इसके लिए मना कर दे। ठीक उसी तरह साउथ इंडिया में जब स्त्री रजस्वला होती है, जब उसके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तो उसके लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई ऐसी संस्कृतियां हैं जिसमें ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं अपने देश में, घर के ऊपर झंडा फहराया जाता है कि आज से हमारी स्त्री जो है बेटी या घर की लड़की रजस्वला हो गई। अब ऐसी स्थिति जो यौन परंपराओं को उत्साह के रूप में मनाती है, वह किसी भी, अगर आज आप सोच कर देखें और ये हो कि भैया हम ढिढोरा पीटने वाले हैं इसके बारे में, तो आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन वो छोटी बच्ची इस स्थिति में नहीं होती है। ठीक इसी तरह मलेशिया, ताइवान, इस तरह के देशों में छोटी बच्चियों का भी खतना होता है। तो ये सभी चीजें जो उनके जननांगों को विकृत करने के प्रयास होते हैं, इसको क्रूर यौन हिंसा के रूप में माना गया है। लेकिन क्या इस तरह की बातें करना धर्म विरोधी हो जाती है? हाँ, कई जगहों पर ऐसी बातें सेंसिटिव हो जाती हैं। इसलिए भी इस तरह के चैप्टर्स की जरूरत है कि इस तरह के यौन विरोधी कार्य, लिंग विरोधी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। एक और इसमें क्या मैंने आप लोगों को बात बताई कि ठीक उसी तरह से हमने जो घरेलू हिंसा कहा, और ये जब मैंने कहा कि पेट में पल रहा बच्चा, अगर आप उसको जीव मानते हैं और अगर आप गर्भपात करवाते हैं या करवाती हैं या भ्रूण हत्या करवाती हैं, तो उस जीव की हत्या किस आधार पर हुई थी? आपने कभी सुना है कि किसी के पेट में लड़का हो और उसने गर्भपात करवाया हो? नहीं। हम सब जानते हैं कि कुछ राज्य जो हैं, गर्भपात का रेशियो उन राज्यों में बहुत अधिक है और वहां गर्भपात इसलिए करवाया जाता है क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु, वो जो गर्भस्थ शिशु होता है, वो लिंग के आधार पर लड़की होती है और यही कारण है कि हम उसको मार डालते हैं। ठीक किसी तरह से जो समलैंगिक स्त्रियां हैं, उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार, जो हमने बहुत पहले दूसरी क्लास में LGBTQA के विषय में बात की थी, उनके साथ होने वाले अत्याचार, या ठीक इसके विपरीत शिशु जो पैदा होता है उसका लिंग निर्धारण करना बहुत आसान नहीं होता। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। एक हिंदी में कहावत है, जाके पाँव न फाटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। आपने देखा होगा महिलाओं के पैर फट जाते हैं काम करने से, या मजदूरों के पीछे, उसको देशी भाषा में बिवाई कहते हैं। कबीरदास ने भी इसका जिक्र किया है। तो ये होता है कि जिसके पांव फटे हुए हो उसको चलने में दिक्कत होती है और वो दर्द दूसरा महसूस नहीं कर सकता। तो आज आप में से कई जो युवतियां मेरी इस क्लास में जुड़ी हुई हैं, आप में से यदि कोई माँ नहीं बना तो वो माँ होने का सुख और माँ होने की पीड़ा कभी नहीं समझ सकता या समझ सकती जब तक कि वो माँ न बन जाए। अब ऐसे में माँ के लिए वो चाहे लड़की हो या लड़का बहुत प्रिय है। हमारे समाज की स्थिति ये है कि हमारे समाज में लंगड़े, लूले, मैं अभी उस तरह से बात नहीं कर रहा हूं, दिव्यांग और इस तरह की बातें नहीं है, सामान्य बात कर रहा हूं मैं, और इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है या अगेंस्ट लेने की जरूरत नहीं है। किसी की आंख खराब हो गई है, किसी का पांव खराब हो गया है, कोई दिमाग से कमजोर है, इस सभी तरह के बच्चों का पालन हमारे घरों में होता है। आपने देखा होगा कि किसी की याददाश्त चली गई है या कोई बच्चा ही रह गया, वो बड़ा नहीं हुआ, दिमागी रूप से कमजोर है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, किसी के हाथ पांव नहीं है। इन सभी बच्चों का पालन पोषण माँ बाप के द्वारा किया जाता है। लेकिन यदि पैदा होने वाले बच्चे का लिंग निर्धारण ना हो या उसका लिंग विकसित ना हो, जिसको हम अभी भारतीय समाज में किन्नर, इंग्लिश में थर्ड जेंडर, छक्का आदि नामों से जानते हैं, उसके साथ क्या किया जाता है? उसको घर से निकाल दिया जाता है। अब उस माँ से पूछिए आप,
पिता या उसका परिवार समाज में अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए उससे जल्द छुटकारा चाहता है। अब आप सोचिए कि शरीर का जो महत्वपूर्ण अंग है, जैसे हाथ, जैसे पांव, आंख के बिना हम देख नहीं सकते, अगर बुद्धि का विकास न हो तो इस समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। इन सभी परिस्थितियों में भी उस बच्चे को पालने की परंपरा या पाला जाता है, ये हम देखते हैं अपने समाज में। लेकिन यदि किसी शिशु का आंगिक विकास न हुआ हो, उस आंगिक विकास न होने क्रम में, कौन सा आंगिक विकास, हम जो जननांगों की बात करते हैं उसका काम क्या है? मलमूत्र का त्याग करना। मलमूत्र जैसे अपशिष्ट पदार्थों के त्याग के अलावा संतानोत्पत्ति, इसके अलावा उन जननांगों का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। जिनके जननांग विकसित नहीं हुए हैं वो संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, और जिनके जननांग विकसित हैं आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कंसीव नहीं कर पाते, वो भी तो संतान विकसित नहीं जन पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को त्याग देना, उनका सामाजिक परिष्कार करना, उनको सामाजिक रूप से उनकी अवहेलना करना, उनका मजाक उड़ाना, उनको मीठा कहना, उनको छक्का कहना, ऐसी सारी स्थितियां जो हैं वो यौन उत्पीड़न के रूप में जानी जाती हैं। अगर आप उस माँ से पूछेंगे जिसने उस बच्चे को जना है, क्या उसको वो छोड़ना चाहेगी? वो कभी नहीं छोड़ेगी। आप में से जो लड़कियां माँ बन चुकी हैं वो इस बात को समझती होंगी। बच्चा कैसा भी हो, माँ उसको अपने पास सहेज कर रखना चाहती है, लेकिन सिर्फ लिंग के आधार पर किसी का सामाजिक उत्पीड़न हो ये सही नहीं है, इसलिए इसे हिंसा के रूप में जाना गया। और इन सभी हिंसाओं का जो मैंने जिक्र किया है ये परिवार में हुई हिंसा है। तो जेंडर आधारित हिंसा को हम 3 भागों में बांटकर अभी पढ़ रहे हैं। एक परिवार में हुई हिंसा, जिसके विषय में मैंने अपने आपसे बात की, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको एक एक करके लिख लेंगे। जो जो नाम मैंने लिया कहेंगे तो मैं फिर से दोहरा दूंगा। दूसरा, समुदाय में हुई हिंसा, समुदाय या समाज में हुई हिंसा। अब समुदाय और समाज में होने वाली हिंसा की कौन कौन सी श्रेणियां हो सकती हैं? जैसे आए दिन सार्वजनिक स्थलों पर जो हम बलात्कार की समस्या सुनते हैं। अब देखिए, ये बलात्कार जो है ये एक पारिवारिक हिंसा में भी आता है और सामाजिक हिंसा में भी आता है। अगर आप बलात्कार के केसों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि 30 से 35% जो बलात्कार की घटनाएं स्त्रियों के साथ हुई हैं उसमें परिवार का कोई ना कोई सदस्य शामिल था या पड़ोसी शामिल था। इसलिए भी माँ बाप ये कोशिश करते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो लड़के और लड़की के भेद को माने, इसलिए ये कोशिश की जाती है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचा, न भाई का रिश्ता बचा है, न पिता का रिश्ता बचा है, सभी रिश्ते तार तार हुए हैं इस घरेलू हिंसा में। उसी तरह सामाजिक स्थानों पर जो बलात्कार की समस्या है, इसके साथ यौन दुर्व्यवहार है। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई आदि जगहों पर रहने वाली लड़कियां जो बस से ट्रेवल करती हैं, ट्रेन से ट्रेवल करती हैं, वो इन यौन दुर्व्यवहारों को भली भांति जानती हैं और समझती हैं, या कोई भी लड़की समझती और जानती है। उस गलत तरीके से देखना, गलत तरीके से छूना, ये सभी यौन उत्पीड़न में आते हैं। फिर तेजाब फेंकना, सामाजिक रूप से गांव में खासकर अगर कोई स्त्री, अगर उसको आपको समाज से अलग करना है तो आपको उसको डायन बताना होगा कि ये स्त्री क्या है, ये डायन है। डायन बताकर उसको मारना, उसको प्रताड़ित करना। फिर समाज में हमारे जो सती प्रथा रही थी जो समाप्त हो गई, फिर भी कभी कभी हमको सुनने को आए दिन मिल जाती है, ये जो सती प्रथा की समस्या है। उसके बाद से बाल विवाह की समस्या है। सम्मान की रक्षा के नाम पर जो अपराध किया जाता है, अब सम्मान की रक्षा के नाम पर अपराध किए जाने के कई उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं। जब किसी लड़की ने, आपने सुना होगा हरियाणा में, राजस्थान में, कि जब कोई स्त्री और पुरुष जो अलग अलग
जाति के होते हैं और उनमें प्रेम संबंध स्थापित होता है या वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो कैसे उनको निकाल दिया जाता है, कैसे उनको मार दिया जाता है, उनको अपने जाति से च्युत कर दिया जाता है। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि ऐसे वीडियोस हैं जहां पर ये कहा गया कि हमारे माँ बाप बुरी तरह से ढूंढ रहे हैं और उनको हमें मारना चाहते हैं। ये मैं अपने समाज की बात कर बता रहा हूँ। मेरा खुद का अनुभव है मेरे मोहल्ले का कि मेरे मोहल्ले की एक लड़की ने इसी तरह का विवाह किया। घर वालों ने ऐसा प्रिटेंड किया कि नहीं सब कुछ ठीक है। वो गए, उन्होंने लड़की से कहा कि चलो वो जो फेरा जो किया जाता है उसके लिए तुमको घर आना होगा। लड़की फेरे के लिए घर आई। फेरा ही कहते हैं ना उसको, जो फिर दोबारा आके घूम के जाना होता है। और बहुत अच्छे से रह रही थी। हाँ, और अचानक सुनाई देता है, ये मैं अपना निजी अनुभव बताता हूँ कि अचानक सुनाई देता है कि किचन में आग लग गई और वो लड़की झुलस के मर गई और कोई नहीं मरा। अब आप चाहिए तो इसे घटना मान ले, या अगर आप थोड़े भी होशियार हैं तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर एक दूसरे शहर में मेरे जानने में एक माँ बाप ने श्राद्ध कर दिया अपनी बच्ची का कि वो मेरे लिए मर गई है। अगर अरबियन कंट्रीज में जाएं तो यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री पर या दूसरी स्त्री पर भी अगर यौनिकता के आरोप लगा देता है तो आपको पता होगा कि वहां एक प्रथा है कि जमीन में गले तक उस स्त्री को गाड़ दिया जाता है और समाज का हर व्यक्ति उसको पत्थर मारता है और इतने पत्थर मारे जाते हैं कि वो स्त्री चोट से मर जाती है। तो अरब कंट्रीज में इस तरह से ये किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। फिर जो रशिया से जुड़े मुस्लिम देश हैं, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, इस तरह के और उसके आसपास के जितने देश हैं, इन देशों में ये प्रथा रही और हमारे यहाँ भी पुरानी प्रथा रही थी। सामाजिक प्रथा के रूप में और पारिवारिक प्रथा दोनों के रूप में इसको देख सकते हैं कि जब कोई स्त्री की नई शादी होती है तो पहली रात, दूसरी रात उसके बिछावन के ऊपर सफेद चादर डाला जाता है जिसका गंदा होना जरूरी है। और अगर वो गंदा नहीं होता तो सिर्फ इस आधार पर उस स्त्री को गलत मान लिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि इसके पूर्व से शारीरिक संबंध रहे हैं और इस आधार पर उन मुस्लिम देशों में तो समझो कि वो मौत है। और भारत जैसे देशों में, कुछ सभ्यताओं में, कुछ संस्कृतियों में इस तरह से होता आया है, अभी भी होता है। ऐसे देशों में उस स्त्री को निकाल के बाहर कर दिया जाता है। अर्थात वो स्त्री न सिर्फ परिवार से हटाई जाती है बल्कि उसका उत्पीड़न सामाजिक रूप से भी होता है और उसको नगर वधू यानी एक तरीके से प्रोस्टिट्यूट की संज्ञा दी जाती है कि ये जो है वो सही नहीं है। अब ना उसको माँ बाप स्वीकार करता है और न ही जहाँ पर उसकी शादी हुई होती है वो स्वीकार करता है। इसके अलावा आपको मैंने डायन बताया था, तेजाब की स्थिति बताई थी। महिलाओं तथा बच्चों की जो तस्करी होती है, जो भेजा जाता है उनको बाहर, आप जाके पता करेंगे तो झारखंड और उड़ीसा की लड़कियों को पहले तो तस्करी होती थी, अब स्वयं उसके माँ बाप बेचते हैं, जो अधिकांश लड़कियां हरियाणा और राजस्थान भेजी जाती हैं। तो माँ बाप अब बेच दे रहे हैं अपनी लड़कियों को और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। फिर बहला फुसला कर भी लड़कियों को उनकी तस्करी करना और वेश्यावृत्ति के लिए उसको मजबूर करना, बलपूर्वक वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना। फिर हमने पिछली बार बात की थी स्वास्थ्य में कि विकलांग स्त्रियों के साथ किस तरह की हिंसा होती है। ऐसी स्त्रियां जो बोल नहीं सकती, ऐसी स्त्रियां जो दिमाग से कमजोर होती हैं, अशक्त होती हैं, उनके साथ यौन हिंसाएं होती हैं। सांप्रदायिक हिंसाओं में, ये जब से सांप्रदायिक हिंसाओं की शुरुआत हुई हमारी सभ्यता में, जब दो, हाँ बोलो, चैप्टर कौन सा चल रहा है सर? क्या बेटा? चैप्टर कौन सा चल रहा है सर? ये जेंडर कानून और समाज, ब्लॉक 5। ओके सर। हाँ, फिर हम देखते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात।
जब से दो संप्रदायों का विकास हुआ है और एक संप्रदाय ने दूसरे संप्रदाय पर आक्रमण किया है, चाहे क्रिश्चियंस ने जूस पर किया हो या जूस ने क्रिश्चियन पे किया हो या क्रिश्चियन ने मुसलमानों पर किया हो, मुसलमानों ने क्रिश्चियन पे किया हो, हिंदुओं ने जैन और बौद्धों पर किया हो, है ना। जहां भी एक संप्रदाय ने दूसरे संप्रदाय से हिंसा का काम या उसके ऊपर लड़ाइयां लड़ी हैं या सांप्रदायिक हिंसाएं हुई हैं, गुजरात के दंगे आप याद कर सकते हैं, अपने देश में जो अलग अलग तरीके के दंगे होते हैं उसको याद कीजिए, सबसे बड़ा टारगेट स्त्री बनती, सबसे बड़ा टारगेट स्त्री बनती है। सामूहिक बलात्कार किए जाते हैं स्त्रियों के साथ। आज भी जब किसी देश पर फौज का हमला होता है और फौज का शासन होता है, वहां पर स्त्रियों की अस्मिता सुरक्षित नहीं होती है। हम ये भी जानते हैं कि जहां का जो शासक तानाशाह होता है, वहां भी स्त्रियों की अस्मिता सुरक्षित नहीं होती। इसके साथ ही आदिवासियों और दलितों के साथ हमारे देश में आदिवासी और दलित महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है, वो देखने और समझने और पढ़ने योग्य है, जानने योग्य है। अगर आप आदिवासी महिलाओं के पास जाएं, खासकर आप छत्तीसगढ़ में जाएं, तो आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में जो पुलिस है वो भी महिलाओं के साथ बर्बरता करती है और जो प्रतिरोधी संगठन है वो भी महिलाओं के साथ बर्बरता करते हैं। यानी अगर आप पुलिस का साथ दोगी तो भी पिटोगी, और अगर आप अपने जो प्रतिरोधी संगठन है उनका साथ दोगी तो भी पीटोगी। तो ये सभी तरह की हिंसाएं जो है ये सामुदायिक हिंसा के रूप में जानी जाती है। अब इसके बाद ये है कि इन सभी तरह की हिंसाओं को रोकने के लिए, इन सभी तरह की सर, मेरी बुक का नाम जेंडर संस्कृति समाज और परिवर्तन करके है सर, यही है ना? हाँ, तो उसके 5वें चैप्टर में देखो, ब्लॉक 5। सर, इससे पहले जो क्लासेस 1 का और 2 का, इन सब का नहीं हुआ सर? क्यों नहीं हुआ? सारे बच्चे जुड़े तो हैं, क्लासेस हुई हैं। अगर आप पुराने मैसेज देखेंगी तो हर सैटरडे और संडे को क्लास हुई है। सर, लिंक नहीं है हमारे पास। जब क्लास समाप्त हो जाएगी ना ऋचा, जब हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी ऋचा और हिना को मैं बता रहा हूँ, तो फिर जो भी आपकी समस्या होगी या जो भी बात होगी आप करिएगा। अभी क्लास हो जाने दीजिए, ठीक है? ओके सर, ओके ठीक है। अब जिस हिंसा की हम बात कर रहे हैं और जिसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, इससे बचाव के क्या क्या उपाय किए गए। स्वाभाविक सी बात है कि प्रत्येक देश का अपना संविधान है और उसका कानून है ना, और इस कानून के अंतर्गत ये कोशिश की गई है कि स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ लिंग आधारित जेंडर बेस्ड वायोलेंस, मतलब GBV, इसी का नाम है जेंडर बेस्ड वायोलेंस, लिंग आधारित हिंसा, जेंडर आधारित हिंसा न हो। लेकिन एक बात बताइए, अगर इस नियम और कानून का पालन कराने वाली संस्थाएं ही बिक जाए या वो अपने दायित्व का निर्वहन न करे तो ये स्त्रियों के लिए एक तरीके से दोहरा अभिशाप होता है। एक तो पारिवारिक सामाजिक अभिशाप तो उनके साथ जुड़ा ही हुआ था, लेकिन सत्ता के वो नियामक जो इसकी अनदेखी कर देते हैं, ये अनदेखी करने वाले जो नियामक हैं, यानी जो संविधान की संवैधानिक इकाइयां हैं जिनको ये इनकी रक्षा का भार दिया गया है, अगर वो नहीं इसकी रक्षा करते तो इस तरह के जो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना होती है उसे शारीरिक हिंसा के रूप में हम सत्ता के नियामकों की हिंसा के रूप में जानते हैं, सत्ता के अभिकर्ताओं के हिस्सा के रूप में जानते हैं। अब कैसे? जैसे आपने ये सुना होगा कि पुलिस कस्टडी में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनका उत्पीड़न हुआ, आपने इस तरह की खबरें पढ़ी हैं। इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि उनकी मृत्यु हो गई, या इस तरह के जो सत्ता में काबिज लोग हैं उनके द्वारा हत्याएं की गई। आपने कई केसेस सुने होंगे, जैसे दिल्ली में एक केस हुआ जहां पर एक बहुत बड़े नेता का लड़का जाता है पब में और वहां डांस करने के लिए लड़कियों को कहता है, और उसको तंदूर कांड भी कहा गया, और फिर वो गोली चला देता है मना करने पर। वहां पे जो तंदूर की भट्टी थी उसमें झोंक दिया जाता है।
तो ये कोई एक घटना नहीं है, इस तरह की कई घटनाएं, इस तरह की हत्याएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। दूसरी बात, अभी जो हम बात कर रहे थे युद्ध की स्थितियों में, जब एक फौज के द्वारा जो विपरीत समाज है या विपरीत संस्कृति है वहां जब कब्जा किया जाता है, तो युद्ध की स्थितियों में उनके द्वारा, अब ये फौजी कौन है? फौजी जो है उनकी जिम्मेदारी रक्षा की है, उनकी जिम्मेदारी लड़ने की है। लेकिन जब वो अपने क्रोध के रूप में इसे स्त्रियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ हिंसा करते हैं, खासकर युद्ध की स्थितियों में, तो इसको जेंडर आधारित हिंसा के रूप में हम मानते हैं। ठीक उसी तरह से प्रवासी महिलाएं जो बाहर किसी काम से जाती हैं, और आपको वो मालूम होगा पंजाब में अभी वो फिल्म आई थी कि जहां बिना पासपोर्ट के, उसको क्या कहते हैं, उसको डंकी, जो डंकी के रूप में लोग भेजे जाते हैं, वहां फंस जाते हैं। या अरब कंट्रीज में जो महिलाएं काम करने जाती हैं हाउस होल्ड ये के रूप में। उसके बाद से जो शरणार्थी होते हैं, शरणार्थी शिविर, जब एक देश पर दूसरा देश आक्रमण कर देता है, वहां से लोग भाग के कहीं और शरण लेते हैं, वहां जो स्त्रियां होती हैं, देश में विस्थापित लोगों के विरुद्ध जो विस्थापित होते हैं एक जगह से दूसरे जगह, वहां की स्त्रियां जो होती हैं, इस तरह जो इनकी सुरक्षा का भार वहां की सत्ता, वहां की सरकार, वहां की पुलिस व्यवस्था, वहां की शासन व्यवस्था के जिम्मे है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते तो इसे हम सत्ता के अभिकर्ताओं या सत्ता के नियामकों द्वारा की गई हिंसा के रूप में जानते हैं। तो हमने 3 तरह की हिंसा की श्रेणियां देखी जो स्त्रियों के साथ होती। पहली हिंसा जो परिवार में हुई हिंसा है, दूसरी हिंसा जो समुदाय में हुई हिंसा है, और तीसरी हिंसा जो सत्ता के नियामकों के द्वारा की गई हिंसा है। ठीक है, अब डेटा अगर आप देखेंगे तो शारीरिक उत्पीड़न से संबंधित डेटा अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो केस अलग अलग दर्ज किए जाते हैं उनमें बलात्कार करने के प्रयास, महिलाओं का अपहरण, दहेज के कारण हुई मृत्यु और महिलाओं की मर्यादा भंग करने की प्रवृत्ति से हुई प्रताड़ना जैसे केस दर्ज किए जाते हैं। और यदि आप किसी भी स्टेट या पूरे भारतवर्ष का डेटा लेना चाहे तो वो मौजूद है, आप 2020-2021 का डेटा उठा सकते हैं। ये पिछली कक्षाओं जैसा रुचिकर विषय इसलिए नहीं है क्योंकि हमने लगभग पढ़ लिया है और अब हमें हिंसा की श्रेणियों के बारे में और नियम कानूनों के बारे में जानना है। अब जानते हैं कि ये जो यौन अपराध हैं ये किस तरह के होते हैं और इनसे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यौन अपराधों में कार्यस्थल पर छेड़खानी, बलात्कार या यौन उत्पीड़न आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और मैंने पिछले किसी पुरानी कक्षा में आपको ये कहा था कि ये हर जगह हो रहा है। ये सिर्फ कार्यस्थल में किसी बड़ी स्त्री या प्रौढ़ स्त्री के साथ नहीं हो रहा, स्कूल से लेकर, कॉलेजों से लेकर, यूनिवर्सिटी से लेकर हर जगह महिलाएं असुरक्षित हैं। कई हजार केसेस स्कूल के शिक्षकों के ऊपर, कॉलेज के प्रोफेसर्स के ऊपर या हायर एजुकेशन की अलग अलग संस्थाओं के ऊपर किए गए हैं, जहां पर अलग अलग तरीके से किसी भ्रम में डालकर, डराकर, धमकाकर, लालच देकर ऐसा किया गया है। वर्धा यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स के साथ जो घटना हुई, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय की घटना जहां पर यह कहा गया कि अगर आप मुझे सपोर्ट करती हैं तो आपको जल्दी प्रोफेसर बना दिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हमारे समाज के बीच एक आवाज स्त्रियों की उठती है और आपने बहुत सुना होगा, जिसके विषय में मैंने पहले ही बात कर दी थी कि अगर वो चाहती नहीं तो ऐसा कैसे होता। ठीक है, और इस तरह के वाक्य स्त्रियों के खिलाफ जाते हैं। जैसे कि जब हम सामाजिक मनस्थिति की बात कर रहे थे पिछली बार, तो हमने क्या बात की थी? हमने ये बात की थी कि अगर हमारे समाज में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली और बेंगलोर और मुंबई और इस तरह के शहरों की बात मैं कर रहा हूं, उस तरह के शहरों में भी अगर आप जाते हैं और वहां के लोगों से बात करते हैं
तो आपको ये सुनने को जरूर मिल जाएगा बड़े बुजुर्गों से, पुरुषों से और स्त्रियों के एक बड़े तबके से कि अगर स्त्रियां लालच न दें, इस तरह के छोटे कपड़े न पहने, इस तरह के भड़काऊ काम न करें, तो उनके साथ दुर्व्यवहार न हो। ये स्त्रियां ही हैं जो पुरुषों को गलत करने के लिए आकर्षित करती हैं। क्या आप लोगों ने ये बात सुना है? तब मैंने आपसे ये कहा था कि उनसे ये जरूर पूछिए कि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 महीने की लड़कियों, बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुए हैं, उन्होंने ऐसे कौन से भड़काऊ काम किए थे जो उनके साथ बलात्कार हुए या उनके साथ यौन दुर्व्यवहार हुए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये स्त्रियों की खामी नहीं है, बल्कि ये मानसिकता की खामी है जो पुरुष के हिंसक होने, पुरुष के जानवर होने का द्योतक है कि वो इसी तरह से देखता है स्त्रियों। अब कार्यस्थल की बात कर ले, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट ने माना है। कोर्ट ने 2 चीजें मानी कि अगर इसमें लिव इन रिलेशनशिप भी आता है जो पारिवारिक हिंसा के रूप में है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर लड़की रह रही है, गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है और यही सारे जजमेंट आपको अब इसमें पढ़ने। लिविंग रिलेशन में कोई लड़की रह रही है और यदि उस पुरुष ने ये झांसा दिया है कि वो उससे विवाह करेगा भविष्य में और वो विवाह नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री के साथ बलात्कार माना जाएगा। हाँ, यदि उसने इस तरह का कोई दावा नहीं किया है या इस तरह का कोई वादा नहीं किया है और स्त्री और पुरुष अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तब इसे बलात्कार की संज्ञा नहीं दी जाएगी। इस केस से हम क्या समझते हैं कि किसी भी तरीके का छलावा देकर अगर स्त्री का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सामने वाले के विरोध में ही गिना जाएगा। इसलिए समाज में उठने वाली इस तरह की बातों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए और इसको नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि स्कूलों में, कॉलेजों में और दफ्तरों में यौन उत्पीड़न एक तो सीधे तरीके से होता है, एक डरा और धमका के होता है, लेकिन तीसरी स्थिति में जिसमें हम देखते हैं कि सामाजिक रूप से लोगों का ये मानना होता है कि नहीं, ये स्त्रियों ने खुद से उसको एक्सेप्ट किया इसलिए कोई अपराध नहीं बनता है, इसे भी अपराध की श्रेणी में माना गया है। किसी को भी किसी तरह का लालच देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना हिंसा के रूप में ही गिना जाएगा, क्योंकि ये गलत है कि किसी का हक छीने, फिर दूसरी स्थिति में किसी को उसका लालच दे और फिर उसके साथ यौन संबंध बनाए। तो इस तरह की छेड़खानी और यौन उत्पीड़न में मौखिक उत्पीड़न भी शामिल है। किसी स्त्री को मुंह से, वाचिक रूप से इस तरह की बातें कहना जिससे समाज में उसकी स्थिति गिरती हो, किसी स्त्री के बारे में गलत फहमी फैलाना, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाना और उसके कुलीग्स के बीच में उसके बारे में मनगढ़ंत कहानियां बनाना, किसी औरत को गलत तरीके से घूरना, गलत तरीके से छूना, इन सभी को यौन हिंसा के रूप में ही गिना जाता है। किसी को अधिकार नहीं है कि कोई किसी के स्वत्व को हानि पहुंचाए, उसके इमेज को हानि पहुंचाए, और खासकर इमेज की हानि कैसी, तो वो जो है वो शरीर के ऊपर आधारित हो। अब है दहेज के कारण मृत्यु और उत्पीड़न। दहेज के विषय में हमें बहुत ज्यादा बोलने और जानने की जरूरत नहीं है। हम ये जानते हैं कि दहेज को लेकर क्या स्थितियां हमारे समाज में है और वो कहां तक पहुंच जाती हैं और कैसे स्त्रियों को बुरी तरीके से मारा पीटा भी जाता है, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति है घरेलू हिंसा। अब इन घरेलू हिंसा की कई श्रेणियां होती हैं। अब देखिए हास्यास्पद चीज कि भारत में एक शोध किया गया बहुत पहले, आज से 2 दशक पहले, और वो बढ़ गया था। उसमें ये पाया गया कि भारत की 40% महिलाओं ने अपनी वैवाहिक जीवन में कभी न कभी घरेलू हिंसा सहन की है। ध्यान देना बेटा, ये जो सर्वे है ना, ये सर्वे ही गलत है। आप पूछोगे कैसे?
ये 40% महिलाएं, वो भी 2 दशक पूर्व, आज से 20 साल पहले जिन 40% महिलाओं ने, और 20 दशक पहले हम और कितने आधुनिक थे, उनमें से 100 में से 40% महिलाएं ये मान रही हैं कि उनके साथ हिंसा हुई है। ऐसी कितनी औरतें होंगी जो किसी बाहरी इंसान के पूछने पर बताएंगी कि हाँ, मेरी सास ने या मेरे पति ने या मेरे ननद ने मारा। अगर हम बहुत बुरे थे, संभवतः हमारी माताएं ना बताएं हमको, तो हमको ये पता चलेगा कि कभी ना कभी हमारे पिता ने भी उनके ऊपर हाथ उठाया, धक्का दिया या बहुत जोर से पीट भी दिया, सामान्य से बहस पे। स्त्री पुरुष को मारे या पुरुष स्त्री को मारे, ये कहीं से भी सही नहीं। तो अगर हम अपने घरों में जाके पता करें, अपनी संभवतः दीदियों से पता करें जो बहुत खुश होकर कभी कभी आती हैं और कहती हैं कि नहीं, तुम्हारे जीजू बहुत अच्छे हैं, वो नहीं बताएंगी। आपको लगता है कि हमारी माताएं, हमारी बहनें हमसे बोलेंगी? और जब हमसे नहीं बोलेंगी तो बाहर के किसी व्यक्ति को जो सर्वे करने आया है कागज और कलम लेकर, उनको क्या बताएंगी? तो ये जो 40% है, उसके बारे में टॉम हैंक्स कहते हैं कि इसे सीधे 2.5 गुना कर दो। ये वो स्त्रियां हैं जो हिंसा होने के बाद भी बिना डरे ये कहने की स्थिति में हैं, और इनमें भी वो स्त्रियां होंगी जिन्होंने अपनी आधी उम्र पार कर ली होगी, यानी अब उनमें उस तरह का कोई भय नहीं है। ठीक है। उसी शोध में यह कहा गया था कि 37% महिलाएं ऐसी हैं जिनका कभी विवाह हुआ था और उन्होंने कभी अपने पति की शारीरिक या यौन हिंसा सहन की है। शारीरिक या यौन हिंसा फोन आने के बाद जो ये सेक्सुअल साइट्स हैं, पोर्नोग्राफी, उसको देखने और उसको पसंद करने की चाहत युवाओं में तेजी से बढ़ी है। चूंकि एक ही तरह का कंटेंट सभी लोग देखते देखते बोर हो जाते हैं, इसलिए वहां पर अप्राकृतिक यौन संबंध दिखाए जाते हैं। अप्राकृतिक मतलब जो नॉर्मल नहीं है, जो नेचुरल नहीं है। उन अप्राकृतिक यौन संबंधों को देखकर आज के युवा या आज के जो दंपत्ति हैं, जो स्त्री पुरुष हैं, पैसिनेट होते हैं और उसी तरह की कोशिश करते हैं। अप्राकृतिक यौन संबंधों को ये ध्यान रखिएगा हिंसा की श्रेणी में माना गया है। इसलिए किसी भी तरह की जो अप्राकृतिक यौन संबंध है वो हिंसा की श्रेणी में आता है। 16% महिलाओं ने अपने सहभागी की भावनात्मक हिंसा सहन की है। जिस मानसिक हिंसा की बात मैं कर रहा था, मानसिक उत्पीड़न की बात कर रहा था। 10 पत्नियों में से एक अर्थात 10% पत्नियों ने कम से कम एक बार यौन हिंसा जैसे वैवाहिक बलात्कार को भुगता है। क्रोध में अब आप सोच सकती हैं कि उन 100 में से 10 लोगों ने यह स्वीकार किया कि उनके साथ वैवाहिक बलात्कार हुआ है, यानी उसके पति ने उसके साथ बलात्कार किया है। ये बहुत अहम मुद्दे हैं जिन पर लोग बात करने से घबराते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि ग्रेजुएशन स्तर पर ही आपको इस तरह के विषय लगे हैं जिससे स्त्री चेतना के साथ साथ पुरुष चेतना का भी विकास हो पाए और इस तरह के गंभीर मुद्दों पर बात किया जाए। अब ये जो 40%, 30%, 10% और एक और प्रतिशत, संभवतः 15% मैंने आपको बताया, इन सभी प्रतिशतों को अगर आप जोड़ देते हैं, 16%, 40, 37, 16 और 10, तो आप पाते हैं कि जो आंकड़ा मैं बता रहा था वहां तक हम पहुंच रहे हैं। फिर मैं कहूंगा कि अगर घर के बड़े बुजुर्ग से हम बात करते हैं, कोई स्त्री जाती है और वो ये कहती है कि वैवाहिक बलात्कार जैसी भी चीज होती है, तो दादियां नानियां संभवतः आपके ऊपर हंसने लगे कि या तो तेरा दिमाग खराब हो गया है या तो तूने बहुत अधिक पढ़ लिया है। भारत जैसे देशों में, और वैसे देश जहां पे पर्दा प्रथा है, और ये वैसे पर्दा प्रथा में उन सभी देशों को जोड़ लीजिए जो मुस्लिम बहुल देश हैं, उन सभी देशों में जहां बुर्का है या नकाब आदि है, या हमारे देश में जहां पे अपने सर के ऊपर हिंदू स्त्रियां पल्लू रखती हैं, इन देशों में वैवाहिक बलात्कार को किसी प्रकार की हिंसा सामाजिक रूप से नहीं मानी जाती।
जबकि इसको कानूनी हिंसा के रूप में हमने माना है। अब है कि विवाह के वर्षों के बीच का संबंध भी क्या हिंसा के रूप में माना जाएगा? अब ये भी देखा गया कि जो पुरुष हैं वो विवाह के पहले 2 वर्षों में ही अपनी स्त्रियों के साथ शारीरिक हिंसा करते हैं। विवाह होने के 2 वर्षों के भीतर जो हिंसा का प्रतिशत है वो 62% है। अब आप सोच लीजिए, जब ये कहा जाता है कि 2 नव दंपत्ति हैं वो अपने प्रेम में उलझे हुए होंगे, बाद में समस्याएं आती हैं, और ये आज के समय में आज का मेट्रोपॉलिटन सिटी और जो ये है इसमें ये हिंसा 62% से भी ऊपर जा चुका है। ठीक है, अब ये पता किया गया कि क्या जब ये हिंसा होती है तो क्या कोई स्त्रियां सहायता मांगती हैं? तो पाया गया कि 4 पीड़ित महिलाओं में से सिर्फ 1 स्त्री सहायता मांगती है, और वो भी सहायता किससे मांगती है? अपने पीहर से, अपने परिवारजनों से। 4 महिलाओं में से सिर्फ 1 महिला, यानी 100 महिलाओं का यदि उत्पीड़न हुआ है तो उसमें से सिर्फ 25 आवाज उठाती हैं, और वो जो आवाज उठती है वो चाहर दीवारी के भीतर, यानी उसके घर के जो दीवार है उसके भीतर ये बातें उठाई जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं कि क्या इस तरह की हिंसा में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, कि क्या इस तरह की हिंसा में महिलाओं की धारणाएं भी काम करती हैं क्या? और याद रखिए कि जब मैं पितृसत्ता और धर्म सत्ता की बात कर रहा था, आप में से कुछ लोग उस क्लास में थी, कुछ लोग नए जुड़े हैं, तो मैंने आपको यही कहा था कि पितृसत्ता और धर्म सत्ता की जो सबसे बड़ी वाहक है, जो वाहिकाएं हैं, वो कौन है? वो स्वयं स्त्रियां हैं। स्त्रियां ही ये जो संस्कृति और समाज में स्त्री उत्पीड़न के जो अलग अलग हिस्से बने हुए हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम कौन करती हैं? बोलो, 10-15 मिनट में स्त्री करती है। स्त्री करती है। और उस पर हमने कई उदाहरण लिए थे। उन उदाहरणों में हमने लिया था कि कैसे जो भ्रूण हत्या होती है, नमक चटा के या दूध में डुबो कर जो मारने की प्रथा है, वो दादियां नानियां करती हैं। कैसे हमको बैठने उठने पर जो टोकने का काम होता है कि पैर ठीक करके बैठ, ये काम भी हमारी माताएं और दादियां नानियां करती हैं। लड़के और लड़की का भेद सबसे पहले जहाँ सिखाया जाता है, प्राथमिक पाठशाला, वो हमारा परिवार होता है, वहां पर ही माताएं करती हैं। इवन पिता को भी अगर कुछ चीज बुरी लगती है और उसको ये कहना होता है कि भैया समझा लो इसको, तो वो माता के जरिए कहलाता है, और माता ही उसमें आगे बढ़कर कहती है कि भैया तुम लड़कों जैसा हंसती हो, लड़कों जैसा बैठती हो। तो आप देखेंगी, फिर ये आप अगर एक दिन सिंदूर न लगाओ तो हो सकता है कि आपका पति और ससुर नोट ना करे, लेकिन आपकी सास और आपकी माँ, मैं आता हूँ बेटा, नहीं 1 मिनट, क्लास में मैं हूँ, क्लास में 1 मिनट नहीं, आपको 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। आपकी सास, आपकी माँ, आपकी बहन सबसे पहले नोटिस करेगी कि इसका सिंदूर गायब है या इसने मंगलसूत्र नहीं पहना। यानी एक स्त्री दूसरी स्त्री को बंधन में बांधे रहने के लिए मजबूर करती है। आप तमाम तरह की बाधाओं को अगर देखेंगे और तमाम तरह के रिचुअल्स को अगर आप देखेंगी, तो आप पाएंगी कि इस तरह की सभी रूढ़िगत संस्कृतियों या मान्यताओं को साल दर साल ढोते आने का जो काम किया है, वो स्वयं स्त्रियों ने किया है, स्वयं स्त्रियों ने किया है। अगर आप देखिए, जैसे आपकी शादी होगी तो सिर्फ आपकी सासू माँ नहीं, आपकी माँ भी ये कहेगी करवा चौथ का व्रत रखना ही है तुमको। हो सकता है कि आपका पति बोले कि नहीं, सबकी जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं मानता। ऐसा हुआ भी होगा कि जहां आपके पति ने, आपके बॉयफ्रेंड ने कहा होगा कि ना मैं नहीं मानता। या हो सकता है कि आपका पति या बॉयफ्रेंड पहले साल में आपके साथ उसने फास्ट भी किया, लेकिन उसको करवाने के पीछे सभी तरह के पूजा पाठ, सभी तरह के रिचुअल्स को करवाने के पीछे वही होती। तो महिलाओं में धारणाओं की बात कर रहे थे, जो कि पितृसत्ता और धर्म सत्ता की सबसे बड़ी वाहिकाएं होती हैं, और इस पर हमने पीछे बहुत विस्तार से बात कर लिया, इस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है, ये रेशियो, ये 55% महिलाएं मानती हैं कि बहुत से मामलों में पतियों का दुर्व्यवहार झेलना ही होता है।
इस चीज को ध्यान से सुनना, आधे से अधिक महिलाएं ये मानती हैं कि ये नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? जो हमने दूसरी कक्षा में बात की थी कि लैंगिक आधार पर स्वामित्व का अधिकार, शक्ति प्रदर्शन का अधिकार, ये सभी अधिकार कहाँ है? पुरुषों के पास है। जहां वो शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, जहां नियंत्रण का बोध हो, जहां नियामक हो, नियंत्रक हो, वो पुरुषों के पास है। इसलिए महिलाओं ने ये माना है, और 55% महिलाओं ने ये माना है कि बहुत से मामलों में पतियों का व्यवहार, दुर्व्यवहार झेलना ही होता है। वहीं 41% महिलाओं ने माना है कि उनके पति जब उनकी पिटाई सास ससुर के अपमान के कारण की तो वह उचित ही था, ये सही था, क्योंकि हमने कुछ भला बुरा बोल दिया था। अब जिन स्त्रियों की आप लोग जो जुड़ी हुई हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, वो अपने घर में अपने माता पिता के बातचीत को ध्यान से सुनिएगा, और जिनकी शादी हो गई है वो भी सुनना। जब नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, नॉर्मली गॉसिप हो रहा होता है, तो ऐसे कई मौके आते हैं जब हमारे पिता, हमारे भैया या हमारे पति, यही तीनों स्थितियां हो रही हैं, ये क्या करते हैं, जो स्त्री पक्ष है उसके खिलाफ, यानी पीहर के खिलाफ नॉर्मली बोल देते हैं, अरे तुम्हारे पिताजी तो ऐसे हैं, तुम्हारी माताजी तो ऐसी है ना, तुम्हारे यहाँ गए थे तो ऐसा किया गया था, खाना तो खिलाया नहीं था, बिल्कुल जाहिल और गंवारों जैसा घर है, क्या पढ़ाई किया है तुमने आज तक, तुम्हारे पापा ने कुछ पढ़ाया नहीं क्या, तुम्हारी माँ ने कुछ पढ़ाया नहीं क्या। आप में से अधिकांश बच्चियां जो इस क्लास में जुड़ी हैं, चाहे उन्होंने अपने ये पिता के मुंह से सुना हो, चाहे अपने भाई के मुंह से सुना हो, या अपने पति के मुंह से सुना हो, ये बहुत ही सामान्य रूप से सुनी जाने वाली बातें हैं। कट्टू, अगर इसको हम बदल देते हैं और कहीं किसी रोज इसी गॉसिप में आप कह देती हैं कि आपकी माताजी भी तो ऐसा करती हैं, वही यौन हिंसा की शुरुआत हो जाती है। और आपने देखा कि उनमें से 41% महिलाओं ने माना कि हाँ। विशाल, अपना माइक ऑफ कर दीजिए। विशाल, माइक मुझे ही ऑफ करना पड़ा है। तो इनमें से भी 41% महिलाओं ने ये कहा कि हमारे साथ जो हिंसा हुई थी, ऐसा इसलिए हुआ था और ये जायज भी था कि मैंने थोड़ा बुरा बोल दिया था। तो पुरुषों के द्वारा जो बोला गया वो स्वाभाविक था, और जो स्त्रियों के द्वारा बोला गया वो अस्वाभाविक था। इसलिए जो 41% महिलाएं इसको सामान्य मानती हैं, और 55% महिलाएं जो इसको कोई बात ही नहीं मानती, जिसका जिक्र मैंने किया, इसका स्पष्ट संदेश ये उठता है जो हमने पिछली कक्षाओं में बात की थी कि पितृसत्ता और धर्म सत्ता की जो मुख्य वाहिकाएं हैं वो स्त्रियां हैं। ठीक है। 35% महिलाओं ने ये माना कि जब उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी नहीं संभाली या बच्चों की देखभाल नहीं की, तब पतियों की पिटाई ठीक थी। ऐसी स्थिति में जो लड़ाई झगड़ा हुआ या जो पति पत्नी के बीच मारपीट हुई, उसे ठीक माना उन्हीं स्त्रियों ने। और यही बात अगर आप उन स्त्रियों के माता पिता को बोले तो 100% माता पिता लगभग इसको ठीक मानेंगे कि हाँ, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे, अपने घर की साफ सफाई करे या घर का सारा काम करे। और जो तिहरे अभिशाप की हम बात कर रहे थे, जो हमारे दिमाग में ये नॉर्मल बैठा है, हमने स्त्री विमर्श के दायरे में आकर यह तो मान लिया, या स्त्रियों ने ये तो जान लिया कि उन्हें पढ़ना लिखना है और नौकरी करनी है और अपना घर चलाना है, अपने पैरों पर खड़ा करना है। लेकिन साथ में वो जो दूसरा पक्ष था उसको भी उन्होंने जोड़ कर रखा कि ये सारा काम करने के साथ साथ घर संभालना, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना भी किसकी जिम्मेदारी है? उन्हीं की जिम्मेदारी। और वो स्वाभाविक रूप से ये काम करती आई हैं, करती रहती हैं। इसलिए वैसी स्त्रियां जिन्होंने इसको स्वाभाविक नहीं माना, वो समाज के लिए, परिवार के लिए खतरा मानी जाती हैं। और ऐसा माना जाता है
कि ये जो स्त्री है वो बिगड़ गई है। तो हम ये देखते हैं कि तमाम पढ़ाई के बाद, तमाम बातों के बाद जो स्त्रियोचित गुण है, उन स्त्रियोचित गुणों को ढूंढे। जो एक और जो फैशन वाली बात, हमने बाजार की बात की थी और फैशन की बात की थी जिस चैप्टर में, और हमने ये बोला था कि स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे कि सजना संवरना स्त्रियों ने ऐसे मान ही लिया है कि हाँ, ये सजना संवरना ठीक है, लिपस्टिक हमारे लिए ही बना है, मेहंदी हमें ही रचानी चाहिए, और इस तरह से हमें अच्छा दिखना चाहिए, जहां भी जाना चाहिए सबसे आकर्षक दिखना चाहिए। और इसी आकर्षण को केंद्र बांधकर जब हिंसा की बात होती है तो वो स्त्रियां उसके खिलाफ भी जाती है और इसी आकर्षण को सबसे अधिक प्रश्रय भी देती हैं। तो ये जो अंतर विरोध की स्थिति है, ये अंतर विरोध की स्थिति कहाँ है? स्वयं स्त्रियों में भी है। अब मानव तस्करी की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि किस तरह से मानव तस्करी विभिन्न कारणों से होती, जिसमें हमने सामान्य शादी विवाह से लेकर उड़ीसा और झारखंड से जो स्त्रियों को ले गया गया और लोगों ने खरीदा और पैसे देके खरीदे, वो शादियों के लिए खरीदे, या जहां पर यौन कार्य होते हैं वहां के लिए जो वेश्याओं के रूप में बहला फुसला कर ले जाना, खरीद कर ले जाना, या उसका अपहरण करके ले जाना, जिन भी कारणों से किया जाए उसके लिए, या विदेशों में जो भेजने का एक पूरा चेन बना हुआ है जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, वो एक कारण। लास्ट में एसिड अटैक की जो बात हमने की कि सिर्फ ना कह देने से उनके ऊपर एसिड अटैक हुआ। अब जो हम अगली क्लास करेंगे उनमें हम जो गर्भपात की बात हमने कर ली है, और अगली क्लास में हम ये जानेंगे कि मिथक कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से मिथक हैं जो समाज में पहले से बने हुए हैं और जिसका विरोध होना चाहिए। इसके साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे कानून बने हैं, उन कानूनों का नाम क्या है और उसके क्या प्रकार हैं, इन सभी की बात हम अगली कक्षा में करेंगे। जैसे मिथकों में ये बात आपने सुनी होगी कि महिलाएं इस पर शांत रहती हैं। अगर महिला किसी विषय पर शांत है तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी मौन स्वीकृति। आपने ये भी सुना होगा कि महिलाएं जब चूहल बातबाती करती हैं तो स्त्रियां इसका विरोध करती हैं, उसको विनोद भाव में लेती हैं। जैसे कोई स्त्री हंसी, आपने समाज में ये सुना होगा, लड़के हमेशा कहते हैं लड़की हंसी तो हंसी, ठीक है। जब स्त्रियां कहे नहीं, जो मैंने पहले ही कहा था, तो इसका अर्थ होता है वास्तव में वो हाँ कह रही हैं। इफ गर्ल सेज नो इट मीन्स यस, है ना। उसके बाद से जो यौन उत्पीड़न पुरुषों का प्राकृतिक व्यवहार है, लड़के तो लड़के ही होते हैं, पुरुषों के भीतर एक मर्दानगी होनी ही चाहिए, वो तो शिकारी होते हैं, स्त्रियों का शिकार करते हैं, इस तरह की जो धारणा, इस तरह की जो बातें समाज में है मिथक के रूप में, इस पर भी बात होनी है इसी चैप्टर में। जब ये कहा जाता है कि बस, ट्रेन और लड़की का इंतजार मत करना, सिनेमा की इसमें कितनी बड़ी भूमिका है, समाज की कितनी बड़ी भूमिका है, राजस्थान, हरियाणा, बिहार आदि में जो अश्लील गाने चलते हैं, उत्तर प्रदेश में, उनकी कितनी बड़ी भूमिकाएं हैं, है ना। महिलाएं यौन उत्पीड़न के बारे में हमेशा झूठ बोलती हैं, ये जो एक मान्यता है, और ये मान्यता किस तरह से महिलाओं को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इन सभी मुद्दों पर कल की कक्षा में हम बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि कल आप समय से जुड़ जाएं और कल हम 2 चैप्टर, एक तो ये इसका आधा और अगला जो पूरा चैप्टर है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि कल के बाद एक क्लास हमारी और बचती है। उस क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। सर हमारी फर्स्ट क्लास है सर, ये वाली। सर हमारे पास लिंक नहीं आया था। सर हमारे पास भी नहीं आया था। आज कहाँ से मिला बेटा? सर आज एक ग्रुप है, उसमें लिंक आया, उसी ग्रुप में मैं हर बार डालता हूँ। एक काम करो तुम लोग ना, ये इनबॉक्स में अपना नंबर मैसेज कर दो। एक पर्सनल ग्रुप भी बना हुआ है इस क्लास का, जो सिर्फ इस पेपर के लिए लगा है। मैं उसमें तुम लोगों का नाम ऐड कर देता हूँ। नंबर कहाँ ऐड करना है? ये इन कॉल मैसेज होता है,
आपको पता है इन कॉल मैसेज कहाँ किया जाता है? ओके सर, पता है। हाँ, इन कॉल मैसेज कर दो बेटा। आप लोग अपना नंबर जो बता दीजिए, इसमें लिख दीजिए, मैं ना आप लोगों को जोड़ देता हूँ उस ग्रुप से। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। यस सर, मुझे पूछना सर जो चल। लिंग आधारित बोलो। हिंसा होती सर, इसके लिए सर जो कानून है सर 2005 में बनाया गया है सर, इसके अलावा सर और क्या क्या कानून है जो भारत में हमें बताए गए हैं? तकरीबन 15 से ऊपर कानूनों की बात करनी है जो मैं क्रम से तुम लोगों को लिखवाऊंगा, और इसलिए मैंने आज बात नहीं की है। कल सिर्फ उन कानूनों के बारे में बताना और विस्तार से उस पर चर्चा करनी है ताकि वो कानून आप लोग जान सके। जी सर। सिर्फ 2005 के कानून नहीं है, आजादी के बाद से कई तरह के कानून बनाए गए हैं। भारतीय दंड संहिता 354A है, 376 है ना, 2013 का एक एक्ट है, 2015 का एक एक्ट है, ठीक है सर ये वाले जो लॉज है ये एग्जाम में आते हैं? हाँ, पूछा जा सकता है। जैसे आपको एक केस था, एक दलित महिला थी, भानवरी देवी या कुछ, वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भानवरी देवी केस के बारे में आप बताइए। देखो, हम जो बात रैंडम कर रहे हैं या इस तरह की बात जो हम कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम में हमेशा जो है ना, आपको एग्जाम्पल देना होगा। बिना एग्जाम्पल के बात का कोई मतलब नहीं होता। तो जब भी किसी हिंसा की बात करेंगे या जब भी, जो पिछली बार भी आपने देखा, मैंने जितनी भी बातें की हैं सबका उदाहरण दिया, सबका एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल देने से ये होता है कि आप जो बात कहते हैं वो पुष्ट होता है और उसको सही और सार्थक माना जाता है। तो ऐसा मत सोचना कि बहुत रटना पड़ेगा, बहुत छोटे छोटे सिर्फ केस का नाम है, और अगर आप वो केस मतलब आपको सिर्फ केस अगर याद है कि 354 एक्ट क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके भीतर क्या है, कि वो सब कहानियां हैं कि ये घटना हुई थी और ऐसा ऐसा डिसीजन आया था। जैसे अभी मैंने आपको गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट के विषय में बताया था कुछ देर के पहले कि गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट क्या था, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और सर किसी को एक पूछना है? लैंगिक भेदभावों के कारण से बता दीजिएगा। देखो, लैंगिक भेदभाव जो विशाल है, और अभी जो तो हिना जुड़ी थी और एक और ऋचा संभोता, ये लैंगिक भेदभाव की बात करेंगे हम लोग कल नहीं, अगले वीक की क्लास में, जब हम सभी विषयों को रिकॉल करेंगे। लैंगिक भेदभाव की से शुरुआत ही होती है बेटा इस क्लास की, और हम 9 क्लास पार कर चुके हैं। लेकिन सामान्य स्तर पर मैं तुमको ये बता दूं कि जो जेंडर है, सेक्स एंड जेंडर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स। होता ये है कि जब हम, बहुत पहले मैंने बात की थी कि जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो फॉर्म में हम क्या देखते हैं, वहां सेक्स लिखा होता है ना, और हम उसको लिखते हैं मेल या फीमेल। जेंडर डिस्कोर्स आने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने भी वहां पे जेंडर लिखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि सेक्स और जेंडर में बहुत बड़ा अंतर है। जो लिंग है, जिसको हम लैंगिक, आप बात कर रहे हैं लिंग से लैंगिक बना है, लिंग एक जैविक संरचना है। जैविक अर्थ क्या होता है? जैविक अर्थ ये होता है कि जब हम इंसानों में लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष का भेद करते हैं। और ये स्त्री और पुरुष का भेद कैसे करते हैं? स्त्री और पुरुष का भेद करते हैं उनके जननांगों के आधार पर। जो जनन अंग होते हैं, प्रजनन के अंग होते हैं, उन प्रजनन अंग को देखते ही जैसे कोई शिशु पैदा होता है, ये कहा जाता है कि अमुक शिशु लड़का है या अमुक शिशु लड़की है। तो शारीरिक संरचना और बनावट के आधार पर जो विभेद, सामाजिक विभेद, जैविक विभेद किए गए हैं, उसको लिंग आधारित विभेद कहते हैं, लैंगिक विभेद कहते हैं। लेकिन लिंग से जेंडर बिल्कुल अलग है, क्योंकि जेंडर एक डिस्कोर्स है। ये लिंग आधारित विभेद नहीं है, जैविक संरचना नहीं है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है जो समाज के बीच निर्मित हुआ। और इसलिए समाज के बीच निर्मित हुआ क्योंकि जैविक आधार पर हम सिर्फ 2 भेद मानते थे। क्या भेद मानते थे? स्त्री और पुरुष। इसके अलावा कोई तीसरा भेद होता है क्या? जन्म के आधार पर तीसरा भेद कोई समाज में नहीं रहा। ये हमने ये कह दिया कि एक समाज किन्नर होता है। लेकिन आज हम देखते हैं
कि हमारे ही समाज में LGBTQA जैसी कई श्रेणियां हैं और इन श्रेणियों के साथ साथ लिंग आधारित भेदभाव ने कई तरह की समस्याएं उत्पन्न की। उन समस्याओं से जो चिंतन की शुरुआत हुई, दैट इज कॉल्ड जेंडर डिस्कोर्स। वो सेक्स डिस्कोर्स नहीं है, वो जेंडर डिस्कोर्स है। हम जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं, ये एक तरीके के चेतना की जागृति के लिए पुरुषवादी सत्ता और धर्मवादी सत्ता के बरक्स जो लैंगिक विभेद है उसको समाप्त करने के लिए और एक मानसिक विकास के रूप में जो स्त्री और पुरुष के लैंगिक विभेद को मिटाता है। जब इस तरह की बातें शुरू हुई तो हमने पाया कि हमें एक डिस्कोर्स की जरूरत है, एक चिंतन की जरूरत है और उसी डिस्कोर्स को जेंडर डिस्कोर्स कहा गया। ये मैंने 2 क्लासेस को समेट के तुमको ये बात बता दी। जब हम आखिरी क्लास ले रहे होंगे और वो क्लास बहुत लंबी चलेगी, तब मेरी छुट्टियां भी हो जाएंगी। आखिरी क्लास हमारे 3 घंटे 3.5 घंटे की होगी, जिसमें हम कुछ लिखवाएंगे, क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे और जो भी प्रश्नों का उस पर बात करेंगे। उसके बावजूद भी आप लोगों की क्लास की जरूरत होगी तो मैं लूंगा, ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी को कुछ पूछना? यस सर। बोलो बेटा। सर जैसे जो भी केस स्टडी होती है तो उसमें हम उस घटना को लिखते हैं, किसके साथ हुई, कहाँ पे हुई, लेकिन सर जैसे सारी घटनाएं होती है उनमें हमें उसका ईयर तो हर किसी में याद नहीं रह सकता, तो ईयर लिखना जरूरी है सर उसमें? ये कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? सर जैसे अभी आपने अभी बताया ना कि दीदी का जो, सर मैं अच्छा अनु, वो वहाँ पे तुम्हारा ना एक बार बना हुआ है, मैं देख नहीं पा रहा था। अनु जो है सारे लोग समझने में लगे हैं और अनु को परीक्षा की चिंता है। देखो ईयर लिखना, जैसे जो मैं अभी बात कर रहा था, जो मैंने परसेंटेज बताए, तो तुमको मालूम है कि जब मैं एक बार शुरू होता हूँ तो लगातार बोलता हूँ। ये परसेंटेज मैंने एक कागज पे लिख लिया था, तो ऐसा नहीं था कि मुझे याद था। मैं चाहता तो तुमको क्या फर्क पड़ता है, मैं रैंडम भी बोल सकता था, है ना? 16 को 18 कह देता, तुमको क्या पता लगता? लेकिन चूंकि तुमको पढ़ाना था इसलिए मैंने लिख लिया। जरूरी नहीं है कि हम ईयर बोले, लेकिन कुछ जो कैटेगरीज हैं वो याद हो जाती हैं। मतलब उसको याद करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, याद है? किसी को याद है निर्भया कांड? 2012 में दिसंबर में हुआ था आई थिंक। अब बताओ किसे याद नहीं है? सो अगर हमको एग्जाम्पल देना होता है तो हम इसी तरह के एग्जाम्पल उठाते हैं। आ गई बात समझ में? हम कोई बहुत घिसा पिटा एग्जाम्पल नहीं उठाते। तो जैसे हम निर्भया कांड का मुद्दा उठाएंगे और निर्भया कांड के बाद कानूनों में हमने बहुत बड़े बदलाव देखे, है ना? जुवेनाइल एक्ट के तहत जिन 18 साल से कम बच्चों को छोड़ दिया जाता था, उस पर भी हमने एक आक्रमण देखा कि अगर 18 साल से कम उम्र का कोई युवा है और अगर उसके द्वारा अपराध किया जाता है तो अब उसमें भी कैटेगरीज बनाई जाएंगी। मुद्दा ये नहीं है कि हम सन ईस्वी लिखते चले जाए। मुद्दा ये है कि अगर हमने सिर्फ निर्भया कांड और उसके बाद बने कानूनों का जिक्र कर दिया तो इतना काफी है। हमारा वहां ये कहना होगा कि इस तरह के बड़ी घटनाओं के बाद भी जो कानून बनाए गए और जो ये उम्मीद की गई कि इससे स्त्री उत्पीड़न या स्त्री यौनाचार या स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार बंद हो जाएगा, वो बंद होने का नाम इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि हमारे देश में, हमारे समाज में सामाजिक चेतना की कमी है। ठीक है? और इसलिए संवेदीकरण इस नाम दिया गया है हिंदी में, जेंडर संवेदीकरण। संवेदीकरण शब्द आया है संवेदना से। तो ये जब तक संवेदना का प्रश्न नहीं बनेगा, जेंडर ये जो डिस्कोर्स है, मैं आप लोगों को बार बार ये कहता हूं, आप जो अभी क्लास में जितने लोग जुड़े, 1-2 लड़कों को छोड़कर, एक लड़का तो आया था तो वो भाग भी गया, 1-2 लड़कों को छोड़कर आप देखिए कोई नहीं। दूसरी बात कि आपने पिछले 7-8 कक्षाओं में जो शुरू से जुड़े हुए हैं, आपने देखा कि जब हम स्वास्थ्य और शरीर की बात कर रहे थे तो मैंने कितने खुले स्तर पर बिना झिझके आपसे बात की है। आपने ये महसूस किया होगा। गुरु माता पिता के रूप में होता है, गुरु गार्जियन है। तो अगर मैं भी झिझकने लगूं, मैं आपसे बात ना करूं, जिसको अब ये भी दुर्गति है,
महाविद्यालयों के स्तर पर भी कि एक तो सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की गई, अब उसको उस रूप में नहीं, ये करके जेंडर सेंसिटाइजेशन के रूप में शामिल किया गया। और उसमें भी अगर आपका शिक्षक शर्माने लगे और ये सोचने लगे कि अरे हो सकता है कि अनु गुस्सा जाए या अंकिता गुस्सा जाए या सदफ कंप्लेन कर दे, तब तो ये चेतना फैलने से रही, है ना। तो आप लोगों ने दो क्लास पहले जो लोग मेरे साथ जुड़े होंगे उनको एक दो बार लगा भी होगा कि कितनी दृढ़ता से मैंने कोई ऐसी शारीरिक बदलाव, शारीरिक स्थिति, स्त्रियों की आंगिक स्थिति, ऐसा कोई चैप्टर नहीं था या कोई पॉइंट नहीं था जिस पर मैंने खुल के आप लोगों से बात नहीं की। और क्यों बात की? हमने पैड्स के ऊपर बात की है, हमने पीरियड्स के ऊपर बात की है, हमने सारे शरीर के अंगों के ऊपर बात की है और खुल के बात की है। इसलिए बात की है क्योंकि ये बात लड़कियों को नहीं करनी, ये बात लड़कों को करनी है और लड़कों को ये बात समझने की जरूरत है। जब तक लड़के नहीं समझेंगे, जब तक घर के बड़े बुजुर्ग नहीं समझेंगे, इस तरह के कानूनों का कोई फायदा नहीं है, इस तरह की शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको तभी कहा था और एक बहुत हास्यास्पद लेकिन बड़ा सामान्य सा हल्का उदाहरण दिया था कि जब तक आपको मेडिकल स्टोर से सैनिटरी नैपकिन्स, आपके पैड्स कागज में लपेटकर या काली पन्नी में मिलते रहेंगे, तब तक आप समझिएगा कि भारत में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। और जब तक वो काली पन्नी में लपेट कर आपको देता रहेगा, उसको इसके भीतर एक अलग तरीके का गूज़बम्स आएगा, बगल में जो दो लड़के खड़े होंगे वो अजीब तरीके से मुस्कुराएंगे, उनके भीतर भी एक अलग तरह की चुलबुलाहट होगी, जबकि उनको पता नहीं है कि ये गंदगी है जो शरीर से उसी तरह से निकलती है जैसे कि हम मल और मूत्र का त्याग करते हैं। तो क्या हम जब पोटी करते हैं तब हमारे समाज के लोग मुस्कुराते हैं क्या? जब हम बच्चों का डायपर खरीदते हैं तब हमारे समाज के लोग मुस्कुराते हैं क्या? और वो इसलिए मुस्कुराते हैं और इसलिए एक ख्वाब की दुनिया में चले जाते हैं। मैं लड़का हूं, मैं आपको बता सकता हूं, लड़कियां नहीं समझ सकती कि इस तरह की बातों पर भी लड़के बहुत कुछ सोचने लगते हैं। एक पूरा का पूरा एक पूरी की पूरी दुनिया बना लेते हैं वो। तो जब तक ऐसी स्थितियां हमारे समाज में रहेंगी तब तक समझिएगा कि हमारा समाज नहीं बदला। जब तक आप स्वयं शर्माते रहेंगे कि मैं अपने बेटे को कैसे बोलूं या अपने भाई को कैसे बोलूं कि तुम जाके मेरे लिए पैड खरीद के लाओ, जबकि वो जानता है तुम्हारा भाई शादीशुदा है या तुम्हारा भाई व्यस्त हो चुका है, वो सभी स्थितियों के बारे में जानता है, और फिर भी तुम जब तक हंस रही हो और मुस्कुरा रही हो या शर्मा रही हो, तब तक तुम उसी पितृसत्ता को ढो रही हो जिस पितृसत्ता के और धर्म सत्ता के खिलाफ इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को ड्रॉ किया गया है। ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न? मैंने ना सर, मेरे पास कुछ नहीं है।